हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। और आज हम इस वीडियो में रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके नेट एग्जाम के लिए और पीएचडी एंट्रेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। ये है पार्ट 3। अगर आपने पार्ट 2 और पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन बी कॉल्ड एज रिजर्वॉयर ऑफ इंडियन सिनॉप्सिस। आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से किसे हम रिजर्वॉयर ऑफ इंडियन सिनॉप्सिस कहते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, शोध गंगा, शोध गंगोत्री, शोध चक्र या ऑल ऑफ द अबव। एक बार जान लेते हैं कि रिजर्वॉयर क्या होता है। रिजर्वॉयर का क्या मतलब है कि एक आर्टिफिशियल या नेचुरल लेक जहां पे हम फ्रेश वाटर को स्टोर करने की बात कर रहे हैं। आपने लेक देखा होगा, लेक में क्या होता है, जो फ्रेश वाटर होता है उसको स्टोर किया जाता है, चाहे वो आर्टिफिशियली हो चाहे नेचुरल लेक हो, दोनों में हम फ्रेश वाटर को स्टोर करने की बात करते हैं। लेकिन रिसर्च में रिजर्वॉयर का क्या मतलब है कि एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहां पे हम सिनॉप्सिस या फिर थीसिस को स्टोर करने की बात करते हैं। अब जो शोध गंगा है वहां पे हम थीसिस को स्टोर करते हैं, यानी शोध गंगा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हम थीसिस को स्टोर करते हैं। थीसिस क्या होता है, जब भी आप अपना पीएचडी कंप्लीट कर लेते हो तो आप एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट बनाते हो जिसमें आप सारी चीज़ें बताते हो कि आपने 3 से 5 साल में जो भी पीएचडी में आपने रिसर्च किया है, रिसर्च वर्क किया है, वो सारा आप इसमें लिखते हो। हर एक छोटी से छोटी डिटेल को आप इसमें मेंशन करते हो। शोध गंगोत्री एक ऐसा रिजर्वॉयर है जहां पे हम सिनॉप्सिस को अपलोड करते हैं, यानी कि रिजर्वॉयर ऑफ इंडियन सिनॉप्सिस कहा जाता है। शोध गंगा को हम रिजर्वॉयर ऑफ इंडियन थीसिस कहते हैं और शोध गंगोत्री को हम बोलते हैं रिजर्वॉयर ऑफ इंडियन सिनॉप्सिस। यानी एक ये जो दोनों टर्म्स हैं इसमें आप कंफ्यूज मत होना। गंगा से आप याद कर सकते हो कि ये बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है। थीसिस आप जानते हैं एक लंबे पीरियड के लिए किया जाता है। गंगा से आप याद कर सकते हो थीसिस, और गंगोत्री जो है वो एक छोटी नदी है, तो इसे आप सिनॉप्सिस याद कर सकते हो। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि सिनॉप्सिस और रिसर्च प्रपोजल में बेसिक डिफरेंस होता है। हम कई बार इंटरचेंजेबली यूज़ कर लेते हैं दोनों टर्म्स को, लेकिन बेसिक डिफरेंस होता है। देखिए, जब आप किसी भी कॉलेज में, किसी भी यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए इंटरव्यू देते हो तो कई बार कॉलेज या यूनिवर्सिटी आपसे रिसर्च प्रपोजल मांग लेती है। रिसर्च प्रपोजल क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आप बताते हो कि फ्यूचर में आप किस टॉपिक पे रिसर्च करोगे, आपका पॉपुलेशन क्या है, आपका सैम्पल साइज क्या होगा, कौन से रिसर्च मेथोडोलॉजी आप यूज़ करोगे, कौन कौन से स्टैटिस्टिकल टूल यूज़ करोगे, ये सब सारी चीज़ें आप एक ब्रीफ प्रपोजल बना देते हो। एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि एक्सपेक्टेड जो प्रपोजल होता है वो आप बनाते हो कि इस चीज़ को हम आगे ले जाएंगे। लेकिन रिसर्च प्रपोजल 90% चेंज हो जाता है, यानी आपने किसी एक टॉपिक पे बनाया और वो हो सकता है रिजेक्ट हो जाए, आप किसी दूसरे टॉपिक पे पीएचडी कर रहे हो। तो रिसर्च प्रपोजल जो होता है बहुत ही इनिशियल स्टेज पे बनाया जाता है, और जो भी स्टूडेंट बनाता है वो काफ़ी एक्सपीरियंस तो होता नहीं क्योंकि उसने कभी रिसर्च तो किया नहीं। सिनॉप्सिस क्या होता है कि जब आप एंट्रेंस क्वालिफाई कर लेते हो, आपको बेसिक रिसर्च की नॉलेज है, आपको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज है, उस बेसिस पे आपको एडमिशन मिल जाता है। उसके बाद जो भी आपका गाइड या सुपरवाइजर होता है वो आपको बताता है कि आपके रिसर्च प्रपोजल में क्या क्या प्रॉब्लम है, जो भी शॉर्टकमिंग्स होते हैं उसको आप दूर करते हो। उसके बाद आप शोध गंगोत्री जो वेबसाइट है उस पर आपकी यूनिवर्सिटी आपका जो रिसर्च प्रपोजल होता है उसे अपलोड करते हैं। तो जब आप 6 महीने का कोर्स वर्क होता है वो कंप्लीट कर लेते हो, जो भी आपके रिसर्च प्रपोजल में जो भी शॉर्टकमिंग्स होते हैं, जो भी फॉल्ट होता है उसे आप करेक्ट कर लेते हो और यूनिवर्सिटी अप्रूव कर देता है। ध्यान रखिएगा, अप्रूव्ड रिसर्च प्रपोजल को ही हम सिनॉप्सिस कहते हैं। ये फाइनल आपका रिसर्च प्रपोजल होता है जिसमें कोई भी कमी नहीं होती, और अप्रूव होने के बाद ये अपलोड कर दी जाती है, तो इसे हम सिनॉप्सिस बोलते हैं। हालांकि आप रिसर्च प्रपोजल और सिनॉप्सिस को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं शोध चक्र की।
शोध चक्र क्या है? रिसोर्स प्लेटफॉर्म है। क्या मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। शोध चक्र क्या है? एक रिसोर्स प्लेटफॉर्म है, यानी कि शोध चक्र जो भी एकेडमिक कम्युनिटी के लोग हैं उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग देयर रिसर्च लाइफ साइकिल। ठीक है, अभी मैंने कहा कि शोध चक्र जो है वो एकेडमिक कम्युनिटी को रिसोर्सेज प्रोवाइड कराता है। अब एकेडमिक कम्युनिटी का क्या मतलब है? इसमें 3 लोग आएंगे। पहले रिसर्चर, जैसे हम आप जो भी पीएचडी इंटरव्यू क्वालिफाई करके गए हैं, रिसर्चर हैं, स्कॉलर हैं। दूसरे गाइड या फिर सुपरवाइजर। तीसरे यूनिवर्सिटी। ध्यान रखिएगा कि गाइड हो, रिसर्चर हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, तीनों का अलग अलग यहाँ पे प्रोफाइल बनेगा। रिसर्चर का अलग प्रोफाइल होगा, गाइड का अलग प्रोफाइल होगा और यूनिवर्सिटी का अलग एक सेक्शन बना होगा। तो आप शोध चक्र को इस तरीके से याद कर सकते हो कि ये एक डिजिटल वर्क प्लेस है जहाँ पे जो भी रिसर्चर है वो अपना रिसर्च वर्क को कलेक्ट कर सकता है। जो भी आपने काम किया है उसे आप कलेक्ट कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, ऑर्गेनाइज कर सकते हो और साइट कर सकते हो। साइट का मतलब क्या है? गिविंग क्रेडिट। अगर आपने अपने लिटरेरी वर्क में, चाहे रिसर्च पेपर हो चाहे थीसिस हो, अगर आपने किसी का जो काम है वो यूज़ किया है, किसी का जो लिटरेरी वर्क है वो यूज़ कर लिया है, तो उसे आपको साइट करना पड़ता है, यानी क्रेडिट देना होता है कि ये जो लाइन मैंने इस रिसर्च पेपर में लिखी है, थीसिस में लिखी, ये मेरी नहीं है, ये किसी और ने कही है। साइट करने के लिए ये वेबसाइट आपको रेफरेंस मैनेजमेंट टूल भी प्रोवाइड करती है। रेफरेंस मैनेजमेंट टूल, या इसको सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। शोध चक्र जो है उसने ज़ोटेरो, इससे इंटीग्रेटेड है। ये शोध चक्र में रेफरेंस मैनेजमेंट टूल ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है जो कि है ज़ोटेरो, ये आप ध्यान रखना। और शोध चक्र जो इनिशिएटिव है वो इनफ्लिबनेट और यूजीसी के दोनों के कोलैबोरेशन से हुआ है। यहाँ पे आपको इनफ्लिबनेट का मतलब पता होना चाहिए। इनफ्लिबनेट, इनफ्लिब का क्या मतलब है? आईएनएफ का क्या मतलब है? इंफॉर्मेशन। लिब का मतलब क्या है? लाइब्रेरी। नेट का मतलब क्या है? नेटवर्क। ये फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए क्योंकि कई बार आपसे एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। यानी इनफ्लिबनेट का पूरा नाम क्या है? इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क। ठीक है, तो वापस से क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि रिजर्वायर ऑफ इंडियन सिनॉप्सिस। तो रिजर्वायर ऑफ इंडियन सिनॉप्सिस बोला जाता है शोध गंगोत्री को। शोध गंगा थीसिस के लिए है, शोध गंगोत्री सिनॉप्सिस के लिए है। शोध चक्र जो है वो एक रिसोर्स प्लेटफॉर्म है, या फिर आप बोल सकते हो कि डिजिटल वर्कप्लेस है फॉर एकेडमिक कम्युनिटी। रिसर्चर के लिए, गाइड या सुपरवाइजर के लिए और यूनिवर्सिटी के लिए एक डिजिटल वर्कप्लेस है। ठीक है, तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने 2 स्टेटमेंट दे रखा है और आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। एक बार स्टेटमेंट मैं आप सबके लिए पढ़ दे रहा हूँ। स्टेटमेंट 1 कह रहा है क्वालिटेटिव रिसर्च इज कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग डेटा बाय ऑब्जर्विंग व्हाट पीपल डू एंड से। इट जनरेट्स न्यूमेरिकल डेटा, एग्जाम्पल अ पेशेंट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ देयर पेन। स्टेटमेंट 2 कह रहा है क्वांटिटेटिव रिसर्च जनरेट्स न्यूमेरिकल डेटा or data can be converted into numbers. For example, the national census which counts people and households. Options देख लेते हैं। Statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. Statement 2 is correct but statement 1 is incorrect. Both statements are correct and both statements are incorrect. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च पता होना चाहिए। एक बार मैं दोनों रिसर्च के बारे में आपको बता देता हूँ। क्वालिटेटिव रिसर्च का क्या मतलब है कि एक ऐसा रिसर्च जहाँ पे जो भी डेटा हम यूज़ कर रहे हैं वो क्वालिटेटिव टर्म्स में होगा। यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे हम न्यूमेरिकल डेटा का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम वर्ड्स के फॉर्म में, इंटरव्यू के फॉर्म में, इस तरीके से हम डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। जैसे अगर सपोज कर लो कि आपकी तबीयत खराब होगी और आप डॉक्टर के पास जाते हैं,
और डॉक्टर आपसे पूछता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, तो आप अपना जो भी डिस्क्रिप्शन है, जो भी प्रॉब्लम है उसको आप बताते हो। तो ये न्यूमेरिकल डेटा नहीं, ये क्या है, क्वालिटेटिव टर्म्स में है, यानी आप शब्दों के रूप में इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स आप बता रहे हो, नॉट इन नंबर्स। ठीक है, आप शब्दों के माध्यम से, आप सेंटेंसेस के माध्यम से अपनी बात को बता रहे हो कि मुझे पेट में दर्द है, सर में दर्द है। तो इस तरीके के डेटा को हम क्वालिटेटिव डेटा कहते हैं, और जब हम क्वालिटेटिव डेटा के बेसिस पे रिसर्च करते हैं तो उसे हम क्वालिटेटिव रिसर्च कहते हैं। दूसरी तरफ बात करते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च की। तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या है, जहाँ पे हम क्वांटिटेटिव टर्म्स का इस्तेमाल करते हो, यानी कि यहाँ पे हम न्यूमेरिकल डेटा का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसे हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल सेंसस डेटा, हम देखते हैं कि हर कंट्री में, जैसे इंडिया है, यहाँ पे हर 10 साल में पॉपुलेशन को काउंट किया जाता है। तो पॉपुलेशन को आप नंबर्स में ही काउंट कर सकते हो कि 130 करोड़ जनसंख्या है या 150 करोड़ है। तो ये क्वांटिटेटिव रिसर्च का एग्जांपल हो जाएगा। तो एक बार दोनों स्टेटमेंट को वापस से इवैल्यूएट कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा था क्वालिटेटिव रिसर्च इज कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग डेटा बाय ऑब्जर्विंग व्हाट पीपल डू एंड से। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक सही है एकदम। आगे लिखा है इट जनरेट्स न्यूमेरिकल डेटा, ये देखो नहीं होगा। अभी मैंने आपको बताया कि क्वालिटेटिव रिसर्च में हम क्वालिटेटिव टर्म्स में यूज़ करते हैं, न्यूमेरिकल डेटा को हम एक्सप्रेस नहीं करते हैं। एग्जाम्पल सही दिया है लेकिन यहाँ पे न्यूमेरिकल डेटा लिखा है, इसलिए यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च जनरेट्स न्यूमेरिकल डेटा, जैसे पॉपुलेशन है, नेशनल सेंसस आपने देखा 130 करोड़ है, तो ये न्यूमेरिकली एक्सप्रेस किया जा रहा है, तो ये सही है। लिखा है क्वांटिटेटिव रिसर्च जनरेट्स न्यूमेरिकल डेटा और डेटा कैन बी कन्वर्टेड इनटू नंबर्स। फॉर एग्जांपल आप मूवी देखने गए और मैंने आपसे पूछा कि मूवी कैसी थी, आपने बोला अच्छी थी, बट मैं इसे नंबर्स में भी काउंट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने स्टार्स दे दिया कि आप 5 में से कितना स्टार देना चाहते हो, तो आपने बोला 5 स्टार। तो ऐसी डेटा जिसे हम नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं तो उसे भी हम क्वांटिटेटिव रिसर्च कहते हैं। तो सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। ध्यान रखना कि जो भी मैं यहाँ पे क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ, सिर्फ क्वेश्चन और आंसर पे फोकस मत करना, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा बदल के आएगा। कभी भी ये एक्सपेक्ट मत करना कि सेम क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, टॉपिक सेम होगा। क्वालिटेटिव रिसर्च से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, शोध गंगा से, शोध गंगोत्री से, हर चीज़ों से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन सेम फॉर्म में नहीं पूछा जाएगा। तो आपको फोकस क्या करना है, आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। क्योंकि अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं तो किसी भी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे आप करेक्ट आंसर दे पाओगे। तो कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, सिर्फ आंसर देने के चक्कर में बिल्कुल मत रहो। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर उपासना शर्मा सेलेक्ट्स अ प्रोबेबिलिटी सैंपल ऑफ 100 आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। डॉक्टर उपासना शर्मा जो कि एक रिसर्चर हैं, उन्होंने प्रोबेबिलिटी सैंपल सेलेक्ट किया है ऑफ 100, टोटल पॉपुलेशन में से उन्होंने 100 सैंपल सेलेक्ट किया है। आपको बताना है कि इस सैंपल को हम क्या कहेंगे, क्या इसे हम स्नोबॉल सैंपल कहेंगे, क्या इसे हम सिंपल रैंडम सैंपल कहेंगे, क्या इसे हम सिस्टमैटिक सैंपल कहेंगे, या फिर इसे हम कोटा सैंपल कहेंगे। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको कुछ चीज़ें समझ लेनी चाहिए, जैसे पॉपुलेशन क्या होता है, सैंपल क्या होता है, प्रोबेबिलिटी सैंपल क्या है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल क्या है। उसके बाद इन चारों टर्म्स को मैं समझाऊंगा। तो सबसे पहले पॉपुलेशन जान लेते हैं। फॉर एग्जांपल किसी कॉलेज में 1000 स्टूडेंट हैं। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन आपके सामने ले रहा हूँ कि किसी कॉलेज में 1000 टोटल स्टूडेंट जो हैं वो सिर्फ 1000 है, ठीक है। तो ये जो टोटल स्टूडेंट 1000 है ये हमारे लिए क्या हो जाएंगे, पॉपुलेशन, क्योंकि हमें इन्हीं पे रिसर्च करना है। और इसे हम यूनिवर्स भी कहते हैं, ये भी आप ध्यान रखना। अगर सपोज कर लेते हैं कि हमें ये देखना है कि जो एवरेज एज है, ये जो 1000 लोग किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, इनका एवरेज एज क्या है। तो हमने क्या किया कि इस 1000 लोगों में से 100 लोगों का सैंपल ले लिया, एज अ सैंपल 100 लोगों को सेलेक्ट कर लिया। तो ये 100 लोग क्या हो जाएंगे, सैंपल हो जाएंगे हमारे। यहाँ तो कोई दिक्कत पॉपुलेशन और सैंपल में। अब जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी सैंपल क्या होता है।
प्रोबेबिलिटी सैंपल का क्या मतलब होता है, जब पॉपुलेशन के हर एक यूनिट को, ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन हैज एन इक्वल चांस और इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग गेटिंग सेलेक्टेड इन द सैंपल। जब पॉपुलेशन के हर यूनिट को इक्वल अपॉर्चुनिटी या इक्वल चांस मिलता है ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड इन द सैंपल, उसे हम प्रोबेबिलिटी सैंपल कहते हैं। जैसे लॉटरी, लॉटरी में देखो सभी लोग लॉटरी खरीदते हैं और किसी का भी लॉटरी निकल सकता है, कोई भी जीत सकता है। तो वहाँ पे हर जो पर्सन है उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलता है कि वो जीत जाए, ठीक है। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी सैंपल। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल का क्या मतलब है, नॉट हैविंग 100% चांस ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड। नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या होगा, 100% चांस नहीं होगा कि जो भी एलिमेंट है वो सैंपल में सेलेक्ट होंगे। यहाँ पे बायसनेस होगा, जो भी रिसर्चर या इन्वेस्टिगेटर जो भी सैंपल सेलेक्ट कर रहा होगा वो अपने मन से सैंपल सेलेक्ट करेगा। यहाँ पे सारे जो यूनिट हैं उनको 100% चांस नहीं मिलता है कि वो सैंपल में सेलेक्ट हो जाए। तो ये था नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल। अब एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट है स्नोबॉल सैंपल। स्नोबॉल का क्या मतलब होता है, जैसे बर्फ का एक गोला होता है। आप देखो कि जो हिमाचल में या फिर जो जम्मू में लोग रहते हैं, स्पेशली कश्मीर में, वो लोग काफ़ी रिलेट कर पाएंगे। तो हम स्नो को क्या करते हैं, रोल करते हैं और एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं। लेकिन अगर हम स्नो को अगर ज़मीन पर रोल कराएं तो जो भी ज़मीन में मिट्टी लगी होगी वो उसमें लिपटती जाएगी, ठीक है, और वो आगे बढ़ता रहेगा। तो स्नोबॉल सैंपल में भी क्या होता है कि हमने किसी एक रिस्पोंडेंट को पकड़ लिया और उससे बोला कि आप अपने दोस्तों से या जो भी आपके कांटेक्ट में हैं उसको मिलवा दो। फिर हम सेम चीज़ सेकंड के साथ करते हैं और ऐसे से करते करते हम रिस्पोंडेंट को कलेक्ट करते रहते हैं। जनरली जब कोई सेंसिटिव केस होता है, फॉर एग्जांपल ड्रग, अब ड्रग्स अभी तो नहीं लेते, जो ड्रग्स होता है मैं उस ड्रग्स की बात कर रहा हूँ, दवा की बात नहीं कर रहा हूँ। जब हमें किसी ऐसे टॉपिक पे रिसर्च करना होता है जो कि सेंसिटिव है, वहाँ पर रिस्पोंडेंट नहीं मिलते हैं आसानी से, फॉर एग्जांपल ड्रग की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे हम आसानी से रिस्पोंडेंट को सेलेक्ट नहीं कर सकते, तो हम वहाँ पे स्नोबॉल सैंपल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने संजू मूवी देखी होगी, उसमें जो संजय दत्त है वो ड्रग्स लेता रहता है। तो हम स्नोबॉल सैंपल में क्या करते हैं कि एक रिस्पोंडेंट को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और उससे बोलते हैं कि आप किसी दूसरे रिस्पोंडेंट को मिलवा दूँ, और वो इसी तरीके से तीसरे को मिलवाता है और इसी तरीके से हम सैंपल कलेक्ट करते रहते हैं। तो इसे हम स्नोबॉल सैंपल कहते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना कि स्नोबॉल सैंपल को हम रेफरल सैंपल भी कहते हैं। ये सब सारी चीज़ें नोट करते रहना, क्योंकि एग्जाम में कभी भी नाम बदल के भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो उम्मीद है स्नोबॉल सैंपल क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं सिंपल रैंडम सैंपल की। जब हमारा पॉपुलेशन होमोजीनस होता है, जैसे यहाँ पे सारे स्टूडेंट हैं तो सब सेम है, स्टूडेंट ही है, कोई भी स्टूडेंट आप ले लो। तो जब हमारा पॉपुलेशन होमोजीनस होता है और हम रैंडमली किसी भी सैंपल को सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसे हम सिंपल रैंडम सैंपल कहते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना कि स्नोबॉल जो सैंपल है वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल का एग्जाम्पल है, ये भी नोट कर लेना। और सिंपल रैंडम सैंपल जैसे नाम से ही पता चल रहा है ये प्रोबेबिलिटी सैंपल का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है सिस्टमैटिक सैंपल। सिस्टमैटिक सैंपल एक प्रोबेबिलिटी सैंपल का एग्जाम्पल है। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक इक्वल इंटरवल फिक्स कर लेते हैं या फिर एक सिस्टम बना लेते हैं। जैसे अगर मैंने कहा कि एवरी फिफ्थ स्टूडेंट विल बी सेलेक्टेड इन द सैंपल, अगर हमने एक नियम बना लिया, एक सिस्टम बना लिया कि हर पांचवा स्टूडेंट जो है वो हमारे सैंपल में आ जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। तो सिस्टमैटिक सैंपल क्या है, एक प्रोबेबिलिटी सैंपल है जिसमें हम एक सिस्टम बना लेते हैं, इक्वल इंटरवल्स फिक्स कर देते हैं और उसी के बेसिस पे सैंपल को सेलेक्ट कर देते हैं। जैसे हमने कह दिया कि एवरी फिफ्थ स्टूडेंट विल बी सेलेक्टेड इन द सैंपल, तो ये एक सिस्टमैटिक सैंपल का एग्जाम्पल हो जाएगा। लास्ट है कोटा सैंपल। कोटा सैंपल क्या है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल। यहाँ पे हम एक सेपरेट कोटा जो है वो फिक्स कर देते हैं, यानी कोटा फिक्स होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे कहा कि हम 100 सैंपल लेंगे, 1000 स्टूडेंट में से 100 सैंपल लेंगे। लेकिन अगर हमने ये कोटा फिक्स कर दिया कि मेल का जो डेटा है वो 50% होगा और फीमेल का 50%, तो यानी हमने कोटा फिक्स कर दिया कि 50-50% हमें दोनों का डेटा चाहिए ही चाहिए, तो इसे हम कोटा सैंपल कहेंगे।
अब क्वेश्चन में ध्यान से देखो, डॉक्टर उपासना जो है, जो कि एक रिसर्चर हैं, वो एक प्रोबेबिलिटी सैंपल सेलेक्ट कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे जो भी सैंपल है, जो भी पॉपुलेशन का यूनिट है, उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रहा है ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड इन द सैंपल। तो जो भी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल है वो तो तुरंत एलिमिनेट हो जाएंगे, जैसे स्नोबॉल और कोटा। सिस्टमैटिक भी एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कोई इक्वल इंटरवल्स नहीं देख रहे हैं, कोई सिस्टम यहाँ पे हम नहीं देख रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंपल रैंडम सैंपल। क्यों हो जाएगा? क्योंकि रैंडमली टोटल पॉपुलेशन में से 100 लोगों को सेलेक्ट कर लिया जा रहा है और क्वेश्चन में आपको दिया है कि प्रोबेबिलिटी सैंपल सेलेक्ट किया गया है। तो थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सिंपल रैंडम सैंपल। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च डिजाइन। आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा रिसर्च डिजाइन का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं। ऑप्शन देख लेते हैं। न्यूट्रलिटी, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, जनरलाइजेशन। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। 1 and 2 ओनली, 3 ओनली, 1 and 4 ओनली, या नन ऑफ द अबव। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रिसर्च डिजाइन क्या होता है। रिसर्च डिजाइन क्या है? एक फ्रेमवर्क है, एक ब्लूप्रिंट है, जिसमें आप ये बताते हो कि आप रिसर्च कैसे कंडक्ट करोगे, आपका रिसर्च का टॉपिक क्या होगा, आपका रिसर्च का पॉपुलेशन क्या होगा, सैंपल साइज क्या होगा, रिसर्च मेथोडोलॉजी कौन कौन सी होंगी, ये सब सारी चीज़ें आप रिसर्च डिज़ाइन में बताते हो। तो बेसिकली रिसर्च डिज़ाइन क्या है? एक प्लान, स्ट्रक्चर एंड स्ट्रैटेजी है ऑफ इन्वेस्टिगेशन। किस तरीके से आप रिसर्च करोगे, इसका एक प्लान और स्ट्रक्चर और सारी चीज़ों का एक स्ट्रैटेजी है कि किस तरीके से आप रिसर्च को कंडक्ट करोगे। अब रिसर्च डिज़ाइन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। जैसे फर्स्ट है न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी का क्या मतलब है? बीइंग न्यूट्रल। न्यूट्रल का क्या मतलब है कि आप किसी भी एक साइड नहीं झुक रहे हो, आप न्यूट्रल हो, यानी फ्री फ्रॉम बायस। फ्री फ्रॉम बायस। अब क्या होगा फ्री फ्रॉम बायस? जो भी आपका रिजल्ट है वो फ्री फ्रॉम बायस होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, यानी रिजल्ट शुड बी फ्री फ्रॉम बायस एंड न्यूट्रल। ठीक है। नेक्स्ट है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का क्या मतलब है कि सिमिलर रिजल्ट टू बी कैलकुलेटेड एवरी टाइम। जितनी बार भी आप कैलकुलेट करो, आपका जो रिजल्ट है वो सेम आना चाहिए। सपोज करो कि किसी का ब्लड ग्रुप टेस्ट करना है, जैसे मेरा क्या है, बी पॉजिटिव। तो अगर आपने एक बार मेरा ब्लड ग्रुप टेस्ट किया और बी पॉजिटिव आया और दूसरी बार टेस्ट किया तो ए पॉजिटिव आ गया, तो इसे हम रिलायबिलिटी नहीं कहेंगे, ये जो रिजल्ट है वो रिलायबल नहीं। रिलायबिलिटी का क्या मतलब है कि सिमिलर रिजल्ट आना चाहिए जब भी आप कैलकुलेट करो, एवरी टाइम रिजल्ट शुड बी सिमिलर। दूसरी बार भी आप टेस्ट करो तो ये बी पॉजिटिव ही आना चाहिए। नेक्स्ट है वैलिडिटी। वैलिडिटी का क्या मतलब है? वैलिड या साउंड होना चाहिए। जो भी ऑब्जेक्टिव आप लेके चल रहे हो रिसर्च का, आप उसी को टेस्ट करो, आपका जो रिजल्ट है वही आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इंटेलिजेंस टेस्ट करने गए और आपने पर्सनालिटी टेस्ट कर लिया, या आपने पर्सनालिटी टेस्ट करना चाहते थे, आपने मोटिवेशन टेस्ट कर लिया। तो वैलिडिटी का क्या मतलब है? गेजिंग रिजल्ट अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च एंड नथिंग एल्स। जिस चीज को आप मेजर करना चाहते थे, आप सिर्फ उसी को मेजर करो, तभी ये बोला जाएगा कि ये जो आपका रिजल्ट है वो वैलिड है। नेक्स्ट है जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन का क्या मतलब है कि जो भी आपने आउटकम निकाला है, इसको लार्ज पॉपुलेशन पे अप्लाई कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, आपने वैक्सीन का एग्जाम्पल देखा होगा, कोविड का। पहले 100 लोगों पे किया गया होगा, फिर 1000 लोगों पे किया गया, फिर अब लार्ज पॉपुलेशन पे किया गया। क्योंकि अगर आपका जो भी आउटकम है वो लार्ज ऑडियंस पे अगर उसको एप्लीकेबल नहीं किया गया, तो उस आउटकम को कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जनरलाइजेशन का क्या मतलब है? आउटकम शुड बी एप्लीकेबल टू अ लार्ज पॉपुलेशन। ठीक है। तो ये जो चारों ऑप्शन है, न्यूट्रलिटी, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी एंड जनरलाइजेशन, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि ये चारों जो हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पूछा है क्वेश्चन में इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? सभी हैं।
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबव। अब आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ प्लेगरिज्म। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा प्लेगरिज्म के कॉन्सिक्वेंसेज है, यानी कि प्लेगरिज्म के कौन कौन से परिणाम हो सकते हैं अगर आपने एक बार प्लेगरिज्म किया तो। ऑप्शन मैं आप सबके लिए पढ़ दे रहा हूँ। डिस्ट्रॉयड स्टूडेंट रेपुटेशन, लीगल कॉन्सिक्वेंसेज, मॉनेटरी कॉन्सिक्वेंसेज, डिस्ट्रॉयड एकेडमिक रेपुटेशन। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। 1, 2 एंड 3 ओनली, 2, 3 एंड 4 ओनली, 1 एंड 4 ओनली, या ऑल ऑफ द अबव। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्लेगरिज्म क्या होता है। प्लेगरिज्म एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें आपने किसी दूसरे का जो वर्क है या कोई आइडिया है उसको आपने ले लिया है और उसे आप अपना बता रहे हैं। सपोज कर लो कि आपने रिसर्च पेपर लिखा या आपने थीसिस लिखा, उसमें आपने किसी दूसरे का कंटेंट लिख लिया, लेकिन आपने उसको प्रॉपर साइट नहीं किया, यानी आपने जिस बंदे का जो भी कंटेंट था वो यूज़ किया, लेकिन आपने उसको क्रेडिट नहीं दिया कि मैंने दूसरे का कंटेंट लिया, तो उसे हम प्लेगरिज्म कहेंगे। कई बार प्लेगरिज्म अनइंटेंशनली भी होता है, आप भूल जाते हो क्रेडिट देना या सही तरीके से आप क्रेडिट नहीं देते हो, क्योंकि रेफरेंस मैनेजमेंट टूल जो है वो प्रॉपर साइटेशन के लिए बना होता है। किस तरीके से आप क्रेडिट दोगे, क्रेडिट देने का भी एक प्रॉपर तरीका होता है। तो अगर आप प्रॉपर तरीके से क्रेडिट नहीं देते हो तो भी वो प्लेगरिज्म की कैटेगरी में आ जाता है। अब सपोज कर लो कि आपने प्लेगरिज्म कर लिया, आपने किसी का कंटेंट यूज़ कर लिया अपने रिसर्च पेपर में या थीसिस में, लेकिन आपने उसको क्रेडिट नहीं दिया। अब उसके परिणाम क्या होंगे, क्या हो सकता है उससे? फर्स्ट है डिस्ट्रॉयड स्टूडेंट रेपुटेशन। जाहिर सी बात है कि स्टूडेंट का जो रेपुटेशन होगा वो खराब हो जाएगा। क्यों खराब होगा? क्योंकि आपने प्रॉपर तरीके से साइटेशन नहीं किया है, आपने प्रॉपर क्रेडिट नहीं दिया है, तो हो सकता है कि आपको सस्पेंड कर दिया जाए, हो सकता है आपको सस्पेंड कर दिया जाए कॉलेज से या एक्सपेल्ड कर दिया जाए। तो डिस्ट्रॉयड स्टूडेंट रेपुटेशन ये एक परिणाम हो सकता है। नेक्स्ट है लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वाइट सीरियस है, ये काफ़ी सीरियस परिणाम हो सकता है प्लेगरिज्म का कि लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। इसका मतलब क्या है कि सपोज कर लो कि कई बार आपने देखा होगा कॉपीराइट लॉज होते हैं, कॉपीराइट लॉज, आपने किसी राइटर है उसका यूज़ कर लिया कंटेंट, तो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है कि आपके ऊपर केस हो जाए। तो ये सब सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। नेक्स्ट है मॉनेटरी कॉन्सिक्वेंसेस। ये थोड़ा कॉमन नहीं है, हालांकि हो भी सकता है। कई बार आपने किसी भी राइटर का जो कंटेंट है वो यूज़ कर लिया और हो सकता है बदले में जो भी ऑथर है वो आपसे पैसे की मांग करें कि आप मुझे कंपनसेट करो। जैसे यूट्यूब में क्या है, किसी का आपने देखा होगा कि बहुत सारे वीडियोस में म्यूज़िक यूज़ किया जाता है और कई बार वो मूवीज़ का या किसी एल्बम का होता है, तो आपको पैसे देने होते हैं उसके बदले में। इसी तरीके से प्लेगरिज्म में भी होता है कि अगर आपने किसी का कंटेंट यूज़ कर लिया तो जो भी ऑथर है वो हो सकता है कि आपसे पैसे की मांग करें, मॉनेटरी एक तरीके से बेनिफिट वो लेने की कोशिश कर सकता है। तो ये भी एक परिणाम है। नेक्स्ट है डिस्ट्रॉयड एकेडमिक रेपुटेशन। ये देखिए आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो पीएचडी करने वाले हैं या पीएचडी कर रहे हैं। डिस्ट्रॉयड एकेडमिक रेपुटेशन का क्या मतलब है कि हो सकता है कि आपके ऊपर एक प्लेगरिज्म का एलिगेशन लग जाए और आपका जो एकेडमिक करियर है वो एकदम बर्बाद हो जाए, रुइंड हो जाए। रुइंड का क्या मतलब है कि हो सकता है कि जहाँ भी आप अपना रिसर्च वर्क पब्लिश करना चाहते हैं, आपको उस पब्लिकेशन से या फिर यूनिवर्सिटी से आपको बैन कर दिया जाए, यानी कि अब आप फ्यूचर में अपने रिसर्च वर्क को पब्लिश नहीं कर सकते, ये आपसे फैसिलिटीज़ छीन ली जाए। तो जाहिर सी बात है आपकी एकेडमिक रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी, आपका पूरा करियर ख़राब हो सकता है इसके चक्कर में। तो एक तरीके से एकेडमिक करियर भी प्लेगरिज्म पे डिपेंडेंट है। तो जो लोग भी रिसर्च पेपर लिख रहे हैं या फिर थीसिस लिख रहे हैं तो अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करें, अपने हार्डवर्क का इस्तेमाल करें और कॉपी पेस्ट सिर्फ ना करें। तो अब आंसर पे आते हैं। तो ये चारों जो ऑप्शन हैं वो एक कॉन्सिक्वेंसेस है ऑफ प्लेगरिज्म। डिस्ट्रॉयड स्टूडेंट रेपुटेशन ये होता है, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकता है, मॉनेटरी कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकता है, डिस्ट्रॉयड एकेडमिक रेपुटेशन या करियर ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव।
अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो इस दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर लेक्चर का पीडीएफ परचेस करना चाहते हो तो भी आप व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये था रिसर्च एप्टीट्यूड पार्ट 3। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।